नमस्कार सभी को। विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस में आज सभी का स्वागत है। चलिए, हम लोगों ने वेव की कुछ क्लासेस देखी थी और उसी के आगे क्लास करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, तरंग चैप्टर स्टार्ट हुआ था और तरंग की क्लासें हुई थी, उसी क्रम में हम ये क्लास ले रहे हैं आज, ठीक है। ध्वनिकी चाल को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो जो प्रीवियस क्लासें हैं उनको आप जरूर देखें और इसको भी आप नोट कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी आपको। जहां भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक। और फिर आपके डाउट वीडियो पर, मतलब डाउट पे हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने अगली क्लास में तरंग की ताप का प्रभाव पढ़ लिए थे कि ताप का क्या प्रभाव होता है, नमी का क्या प्रभाव होता है, ये चर्चा हो गई थी, ठीक है। तो ध्वनिकी चाल को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ध्वनिकी चाल को प्रभावित करते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ध्वनिकी चाल को प्रभावित करते हैं, उनमें से दाब का प्रभाव है, यानी ध्वनिकी जो चाल है, जैसे हम बोल रहे हैं तो ये ध्वनिकी चाल है। अब इस चाल पर प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, उसका मुझे चर्चा करना है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। अब ध्यान दो, अगर हम बात करते हैं कि जो हम बोल रहे हैं इस पर दाब का क्या प्रभाव है, तो आपका उत्तर होगा नो इफेक्ट। ध्वनिकी चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट। यानी वायुमंडल का प्रेशर कितना भी बढ़ा दो, कितना भी घटा दो, लेकिन जो स्पीड ऑफ साउंड है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड है, कोई प्रभावित नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि अभी मान लो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर बटे सेकंड है। यदि प्रेशर को 4 गुना कर दिया जाए, मान लो पहले प्रेशर पी था, अब दाब 4 गुना कर दें, तो दाब का क्या प्रभाव, सॉरी, ध्वनि की चाल पर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो दाब तो हमने 4 गुना कर दिया है, लेकिन दाब को 4 गुना करने पर जो आपका ध्वनि की चाल है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, एक मोटा मोटा दिमाग में आउटलाइन होना चाहिए कि प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर, वायु में ध्वनिकी चाल का जो गैसों के लिए सूत्र बना हुआ है, सूत्र आपको बता चुके हैं, V बराबर अंडर रूट गामा पी अपॉन डी। अगर आप फार्मूले से देखो तो P जो है वो क्या है, ध्वनिकी, सॉरी, P क्या है, प्रेशर है। P क्या है, प्रेशर। तो प्रेशर जो है ध्वनिकी चाल के साथ संबंध है कि नहीं है, यानी V का P के साथ संबंध है और डायरेक्टली रिलेशन है। यानी प्रेशर बढ़ेगा तो ध्वनिकी चाल बढ़ेगी, ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक कंडीशन हम मेंटेन करते हैं, एनटीपी या एसटीपी पर, एनटीपी या एसटीपी पर ध्वनिकी चाल का दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एनटीपी एक कंडीशन मानी जाती है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। एसटीपी क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो यूं समझ लो कि प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया गया है, और अगर कोई चीज कांस्टेंट हो जाएगी तो उसके बढ़ने और घटने का कोई मतलब है नहीं फिर। तो इसका प्रेशर कांस्टेंट को, या हम कह सकते हैं प्रेशर को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, और जब भाई प्रेशर को कांस्टेंट मान के चलते हैं तो ध्वनिकी चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो, इसको नोट कर लो सभी लोग, आप लोग नोट करके बताओ, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, सभी का नोट हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, एक तो दाब का प्रभाव हो गया, अगली हेडिंग देखो। नेक्स्ट, वायु के वेग का प्रभाव। वायु के वेग का प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ साउंड कह सकते हैं, ठीक है। वायु के वेग का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ, इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ एयर, ठीक है। अब इसको जरा समझो, बड़ा सिंपल है। वायु का जो वेग है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक। जैसे आप समझो, एक आदमी यहां पे खड़ा हुआ है, ये सोर्स है मान लो, और एक आदमी यहां पर खड़ा हुआ है, ये मान लो ऑब्जर्वर है। क्या है, ऑब्जर्वर है। अब ये आदमी ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। सोर्स क्या होता है, स्रोत उसे कहते हैं जो ध्वनि को उत्पन्न करता है। जैसे मैं स्रोत हूं, मैं स्रोत हूं, सोर्स हूं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मैं ध्वनि उत्पन्न कर रहा हूं, तो सोर्स उसे कहते हैं जो ध्वनि को उत्पन्न कर रहा है। और तो ये ध्वनि इधर जा रही है, ये सुनने वाला है, ध्वनि इधर जा रही है, लेकिन हुआ क्या,
ध्वनि इधर जा रही है, ध्वनि की चाल v है। हवा भी इसी दिशा में चल रही थी, मान लो हवा भी इसी दिशा में चल रही है, हवा भी भाई इसी दिशा में चल रही है, और हवा की रफ्तार को मान लो w, विंड। तो अब मुझे बताओ, मैं यहां पे खड़ा होके बोल रहा हूं, मेरे सामने कोई आदमी खड़ा है, तो मैं ऐसे बोल रहा हूं तो ध्वनि ऐसे जा रही है उसके पास, लेकिन हवा भी उसी दिशा में चल गई, तो बताओ ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी या घट जाएगी? तो जो सुनने वाला सामने खड़ा है वो मेरी आवाज को ज्यादा सुनेगा। कितना सुनेगा? एक तो ध्वनि की चाल सुनेगा ही सुनेगा, प्लस टोटल चाल कितनी हो जाएगी, v प्लस डब्ल्यू। बोलो ध्वनि की चाल तो बढ़ जाएगी ना, यानी जो हवा चल रही है वो ध्वनि की चाल को बढ़ा देगी, v प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। यस। अब एक और समझ लो, इसका अपोजिट, मान लो भाई ये सोर्स था, ये आपका स्रोत है जिसने ध्वनि उत्पन्न किया है, और ये ऑब्जर्वर है जो ध्वनि को सुनेगा, ऑब्जर्वर। अब ये इसकी तरफ मुंह करके खड़ा है तो ध्वनि ऐसे जा रही है, ध्वनि की चाल इधर है v। लेकिन हुआ क्या इस बार क्या होता है भाई, इस बार जो होता है ना, हवा इधर चल रही है। अब बताओ भैया, हवा इधर चल रही है तो हवा की चाल w मान लो। अब इसको कितनी ध्वनि सुनाई देगी? इसको तो इस बार सुनाई देगी ना, तो उनकी चाल क्या हो जाएगी, v माइनस डब्ल्यू हो जाएगी। यस या नो कमेंट करो, v माइनस डब्ल्यू हो जाएगी। ठीक, v माइनस डब्ल्यू हो जाएगी, क्योंकि इस बार ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी, विपरीत दिशा में है तो घट जाएगी ना। कंफर्म करो, सभी का नोट हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, ठीक है। चलो, तो हमने देखा कि ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक, ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जैसे दाब का प्रभाव, ताप का प्रभाव, नमी का प्रभाव या आर्द्रता का प्रभाव, और उसके बाद वायु भी ध्वनि की चाल को प्रभावित करती है। सिंपल है, कॉमन लॉजिक लगा सकते हैं आप इस पे। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे चीजों को समझते हैं, ठीक है। नई हेडिंग हमारी क्या होगी, ओके। देखिए कभी कभी न्यूमेरिकल वाले प्रश्न आ जाते हैं, थोड़ा सा नोट पॉइंट में देखो, न्यूमेरिकली प्रश्न भी बन जाते हैं। न्यूमेरिकल में कैसे प्रश्न बनते हैं? अगर हम बात करें गैस, बेसिकली गैस की चर्चा हम करेंगे, तो गैसों में ध्वनि की चाल, गैसों में ध्वनि की चाल, अगर कोई गैस है तो गैस में ध्वनि की चाल कैसे हम पता करते हैं? स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, ध्वनि की चाल गैसों में, इसके लिए वैज्ञानिक कौन आता है, लाप्लास। कौन बताते हैं? लाप्लास बताते हैं कि ध्वनि की चाल कैसे निकाल सकते हैं। कौन साइंटिस्ट फेल हुआ था? तो न्यूटन तो भाई ध्वनि की चाल गैसों में निकालने में असफल हो गया था। यानी गैस में ध्वनि कितनी रफ्तार से गमन करती है, कैसे गमन करती है, महान साइंटिस्ट न्यूटन असफल हो गया। उसके सूत्र में संशोधन कौन किया है? लाप्लास ने किया है। ठीक, अब देखो थोड़ा सा समझ लो न्यूटन असफल क्यों हुए। न्यूटन ने बताया था कि किसी गैस में जो ध्वनि चलती है, ध्वनि जो चलती है, ध्वनि का जो प्रसार होता है वो समतापी होता है। एक वर्ड यहां प्रयोग किया गया, समतापी। ठीक है, थोड़ा सा आर्ट साइड बैकग्राउंड के जो बच्चे होंगे, समतापी वर्ड उन्हें थोड़ा कठिन लग रहा होगा, तो उन्हें यह समझ लो, क्योंकि बस इसको इतना ही पूछा जाएगा, ज्यादा डिटेल नहीं आएगा इसका। जब न्यूटन कह रहे हैं कि जब गैसों में ध्वनि चलती है, जब गैसों में ध्वनि चलती है तो उसका जो चलने का ढंग है वो समतापी प्रकार का है। किस प्रकार का है? समतापी। समतापी का मतलब होता है हर पॉइंट पर टेम्परेचर समान है, वो ये कहना चाहते हैं, और इसी वजह से ये असफल हो गए। जब समतापी वाला लिया तो कितनी चाल आई थी ध्वनि की? 280 मीटर बटा सेकंड। वायु में कितनी चाल आई थी? 280 मीटर बटा सेकंड। लेकिन प्रैक्टिकल में भाई कितना होता है? प्रैक्टिकल में तो भाई 332 मीटर बटा सेकंड होता है, इसीलिए न्यूटन साहब असफल हो गए। लेकिन लाप्लास कहता है, लाप्लास कहता है नहीं भाई, जो ध्वनि चलती है ना, जो ध्वनि का प्रकार होता है चलने का, वो रुद्धोष्म होता है। कैसा होता है? रुद्धोष्म, रुद्धोष्म होता है। एडियाबैटिक लिख, क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक। में क्या बोलते हैं? रुद्धोष। यानी एडियाबैटिक रुद्धोष्म प्रकार का होता है।
कैसा होता है भाई, एडियाबेटिक प्रकार का होता है। यानी कि लाप्लास कहते हैं कि भाई ध्वनि जो चलती है ना वो समतापी प्रकार से नहीं चलती है, ताप समान नहीं रहता हर जगह। ताप समान नहीं रहता है मतलब एडियाबेटिक बोलते हैं उसको। अगर ताप समान ना हो तो उसको बोलते हैं रुद्धोष्म प्रकार से ध्वनि का चलना। और जब ये कर देते हैं तो ध्वनि की चाल उनके फार्मूले से आ जाती है 332 मीटर बटा सेकंड। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे क्लू देखना है। ध्वनि की चाल गैसों में रुद्धोष्म प्रकार से चलती है। रुद्धोष्म प्रकार से चलने का मतलब ताप समान नहीं रहता है, अलग अलग बिंदुओं पे टेम्परेचर अलग अलग होता है। और न्यूटन साहब क्या कह रहे थे कि न्यूटन साहब कह रहे थे कि देखो समतापी प्रकार से हो, आइसोथर्मल होता है। आइसोथर्मल का मतलब एवरी पॉइंट पर टेम्परेचर बराबर होता है, बट टेम्परेचर बराबर नहीं होता है, इसीलिए बेचारा असफल हो गया महान साइंटिस्ट। और ये छोटा सा साइंटिस्ट सफल हो जाता है। छोटा साइंटिस्ट है भाई, न्यूटन महान साइंटिस्ट है, न्यूटन के मुकाबले में इसका कोई दम नहीं है लाप्लास का। ठीक, लेकिन होता है कभी कभी भाई चीजें नहीं समझ में आती हैं, लोग असफल हो जाते हैं। कोई बात नहीं, न्यूटन असफल हो गए लेकिन महान हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी विज्ञान की दुनिया में फिजिक्स की तबाही मचा दी, मतलब फिजिक्स के क्षेत्र में तबाही मचा दी है, फिजिक्स में तबाही मचाई है। तो अगर पूरा श्रेय दिया जाता है तो न्यूटन को ही कहा जाता है, न्यूटन को भौतिकी का पिता कहते हैं। ठीक है, चलो एक बात और समझो, तो लाप्लास ने जो सूत्र दिया है गैसों के लिए वो क्या दिया है, गामा आरटी बाई एम सूत्र दिया है कि नहीं दिया है। इस सूत्र को आपको याद रखना है, अगर सारे क्वेश्चन चाहते हो कि मेरे हो जाएं तो इस सूत्र को याद रखना है। P बराबर अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। कन्फर्म, गामा क्या है, पायसन अनुपात, आर का नाम क्या है, सार्वत्रिक गैस नियतांक, टी क्या है, परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और एम क्या है, गैस का द्रव्यमान है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी गैस से रिलेटेड हैं। क्या आपको समझ में आ गया है? समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट में अपने डाउट भी लिखिएगा, और कमेंट करोगे तभी मुझे आपको पता चलेगा कि जो आपकी पढ़ाई चल रही है वो किस दिशा में चल रही है, तो मैं और अच्छे से चीजों को क्लियर कर पाऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं, ये आप नोट कर लो। हाँ, और अगर हम समराइज वे में इसको पढ़ें तो सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल किसमें होती है भाई, सॉलिड में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ध्वनि की चाल किसमें होती है, लिक्विड में होती है, इसको आप याद रख लो, बता चुके हैं वैसे। और निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर पाएगी। अगर हम आपसे कहें क्या चंद्रमा पर ध्वनि चल सकती है, तो चंद्रमा पर ध्वनि नहीं चल सकती है, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, और ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए, वायुमंडल चाहिए। कंफर्म, चलो आगे बढ़ जाएं। चलिए नेक्स्ट बेहतरीन पॉइंट देखो, और इसको आप रिमार्क पॉइंट में लिखोगे। रिमार्क क्या लिखोगे भाई, रिमार्क, बड़ा बेहतरीन पॉइंट है, एग्जाम में बारंबार पूछा गया, एग्जाम वाले चक्कर में पड़े रहते हैं कि कब पूछें इसे हम। ठीक है, उनकी डिमांडें रहती है तो इसे। अच्छा, अगर आप फार्मूला देखो तो ध्वनि की चाल भी बराबर हमने देखा गामा पी अपान डी, ठीक, और v बराबर गामा आर टी बाई एम। यस या नो? अगर आप देखो तो ध्वनि की चाल दाब पे तो निर्भर करती नहीं, दाब जरूर है लेकिन दाब पर निर्भर नहीं है, गामा पर निर्भर है, डी पर निर्भर है, आर पर निर्भर, वैसे आर कांस्टेंट है, आर का मान हर गैस के लिए बराबर होता है। और टी क्या है, टेम्परेचर, टी क्या है, टेम्परेचर, और एम क्या है, मास। तो ये चेंज तो चेंज, आर चेंज, सॉरी टी चेंज तो वी चेंज, गामा चेंज तो वी चेंज, डेंसिटी चेंज तो वी चेंज। तो ये सारी चीजों पे डिपेंड है, मतलब ये सारी चीजें अगर चेंज होंगी तो गैसों में ध्वनि की चाल चेंज हो जाए। अगर हम आपसे कहें कि भाई ध्वनि की जो चाल है वो किस पर निर्भर नहीं है, ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल किस पे डिपेंड नहीं है, तो देखो क्या लैम्डा पे डिपेंड है, क्या सूत्र में कहीं तरंग दैर्ध्य आ रहा है, और तरंग दैर्ध्य नहीं आ रहा है, इसका मतलब ध्वनि की चाल लैम्डा पे डिपेंड नहीं है। एन, एन का मतलब आवृत्ति पे डिपेंड नहीं है, आयाम, तो जो नहीं है बस समझ लो उस पर डिपेंड नहीं है, तरंग दैर्ध्य पे नहीं है, आवृत्ति पे नहीं है, फ्रीक्वेंसी पे नहीं है, एम्पलीट्यूड आयाम पे नहीं है, और दाब पर भी तो नहीं है, दाब पर नहीं है, प्रेशर पे नहीं है, तारत्व पे नहीं है, जो नहीं है बस उस पे डिपेंड नहीं है, तारत्व पे नहीं है, गुणता पे नहीं है, तो ध्वनि की चाल इन चीजों पे भाई डिपेंड नहीं है, तो पे डिपेंड नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है यहां से। ठीक है, तो ध्वनि की चाल किन बातों पर डिपेंड है, किन पे नहीं है, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं।
अच्छा मुझे बताओ, अगर टेम्परेचर हम बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा दें तो वेलोसिटी ध्वनि की बढ़ेगी या घटेगी? कमेंट करके आप लोग बताइए। अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो ध्वनि की चाल का वेग या चाल या वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम एयर का टेम्परेचर, अपने वायुमंडल का टेम्परेचर अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो बताना कमेंट करके चाल कितनी बढ़ जाएगी। कंफर्म? यहां तक सभी ने नोट कर लिया होगा। ठीक, एक चीज और ध्यान देना, आगे पॉइंट में हम लिख लेंगे उसको 4 पॉइंट में। अच्छा, ध्वनि एक तरंग है, यस या नो? ध्वनि क्या है? एक वेव है। क्या है भाई? वेव। अगर हम आपसे कहें ध्वनि कौन सी तरंग है, जरा कमेंट करके बता देना ध्वनि कैसी तरंग है। तो लिख भी देते हैं, आप लोग जानते भी हैं। तो ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव है। भैया मैकेनिकल वेव का है क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होते, बिना माध्यम के भागती है। क्या बोल गए? ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक, वेरी गुड, आ जाएगा याद। आ बात नहीं, परेशान। कभी कभी कुछ जान के बोल दिया जाता है कि आप अलर्ट हो जाओ। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये क्या है? यांत्रिक तरंग है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो ध्वनि एक तरंग है। कौन सी तरंग है भाई? ये यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक क्यों है? क्योंकि इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हम बोल रहे हैं तो माध्यम की जरूरत है ना। अब यहां पे प्रश्न आता है कि ध्वनि एक तरंग है, अगर मान लो एक मीडियम ये है, एक माध्यम ये है, कोई मीडियम ये है और दूसरा मीडियम ये है, तो ध्वनि जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, या तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। तो ध्यान दो भाई, जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदल। बात को याद, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। क्यों आवृत्ति नहीं बदलती है? क्योंकि आवृत्ति जो डिपेंड करती है, आवृत्ति जो निर्भर होती है ना, आवृत्ति डिपेंड करती है सोर्स पर। किस पे निर्भर होती है? सोर्स पे। अब भाई सोर्स तो बदल नहीं जाएगा। अब यहां जिसने ध्वनि उत्पन्न करी है, जैसे मैं अगर बोल रहा हूं, हम ध्वनि उत्पन्न किए तो हम अकेले सोर्स हो गए, और मेरी यही आवाज वायु में जा रही है। अगर बगल में मान लो तालाब होता या बगल में नदी होती, जस्ट बगल में नदी होती, और नदी में कोई पानी के अंदर आदमी बैठा होता, तो वो भी मेरी आवाज को हल्का फुल्का सुन रहा होता। तो बताओ, अगर वायु में हमने बोला, हम खड़े हैं, यहां पर जो आदमी है उसको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, बगल में नदी है, पानी में घुसा एक आदमी बैठा है, वो भी मेरी आवाज को सुन पाएगा, सुनेगा। तो जब सुनेगा तो देखो सब कुछ बदल जाएगा। ये जो तरंग जा रही, ध्वनि तरंग, चाल बदल जाएगी, तरंग दैर्ध्य बदल जाएगी, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगी। आवृत्ति क्यों नहीं बदलेगी? क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वही तो तरंग जा रही है वायु से पानी में, जो नदी में आदमी बैठा हुआ है। तो मेरी ही तरंग जा रही है, तो मैं तो सोर्स हूं। मेरी मेरी ही तरंग, मेरे द्वारा जो साउंड जनरेट करी गई है, जो साउंड वेव जनरेट करी गई है, वही तो एयर से वाटर में जा रही है। तो अगर वही साउंड जा रही है तो सोर्स तो वही है ना, सोर्स तो मैं ही हूं। इसलिए आवृत्ति नहीं बदलती है, क्योंकि आवृत्ति डिपेंड करती है सोर्स पे। अगर बात करा जाए कौन कौन बदल जाता है, तो कौन कौन बदल जाता है? लैम्डा बदल जाएगा, वेग बदल जाएगा। ठीक है, लैम्डा बदल जाएगा, वेग बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि सूत्र है ना, v बराबर एन लैम्डा। तो ध्यान दो भाई, v चेंज हो जाएगा, लैम्डा चेंज हो जाएगा, लेकिन एन चेंज नहीं। मैं वायु में बोल रहा हूं तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर बटा सेकंड है, और पानी में ध्वनि की चाल लगभग 1400 या 1450, 1500 के रेंज में होती है। तो 1450 मीटर बटा सेकंड होती है। तो चाल चेंज हो गई, और चाल चेंज हो गई तो लैम्डा भी तो चेंज हो जाएगा। वी चेंज तो लैम्डा चेंज, लैम्डा चेंज तो वी चेंज। लेकिन ये जो एन है ना, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। क्या आपको ये बात समझ में? तो नोट कर लो जल्दी से।
चलिए अगली हेडिंग हम पढ़ते हैं प्रतिध्वनि, इको साउंड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई? इको साउंड पढ़ते हैं। चलिए अगली हेडिंग डालो, इको साउंड। ठीक है, प्रतिध्वनि, ताकि नाम से पता चल रहा है प्रतिध्वनि। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इको साउंड। अब ये इको साउंड क्या है तो समझने का प्रयास करते हैं। देखो, पहला प्रश्न आएगा कि ये जो इको साउंड है ये है क्या? तो ऐसे समझो, जैसे मान लो यहां पर ये बहुत बड़ी कोई पहाड़ी है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी वॉल है या पहाड़ी है, क्लिफ है या कोई बहुत बड़ी दीवार है। तो आपने इस चीज को दैनिक जीवन में अपने फील किया होगा कि जब आप किसी पहाड़ी के सामने खड़े होते हैं या बहुत बड़ी दीवार के सामने खड़े होते हैं और जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज टकरा के फिर आपको सुनाई देती है। यस या नो? मैंने क्या बोला? जब आप किसी पहाड़ी या बहुत बड़ी दीवार के पास खड़े होते हैं, थोड़ी दूर पे खड़े होते हैं, आप जोर से चिल्लाते हो। जैसे मान लीजिए आपने कहा राम, राम यहां आ जाओ, तो एक तो आवाज जाएगी राम, वो आप सुन ही रहे हो जो आप निकाल रहे हो आपके यहां से, उसके बाद फिर टकरा के फिर वही आवाज आती है राम राम, ऐसा सुनाई देता है। तो यही आपकी जो ध्वनि सुनाई दे रही टकरा के, इसी को बोलते हैं प्रतिध्वनि। क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि। जैसे मान लो यहां पर एक आदमी खड़ा है, मान लो यहां पर एक आदमी खड़ा है राम। कौन खड़ा है? राम। मान लो राजू लाल खड़ा है, एक आदमी यहां पे एक इंसान खड़ा है राजू लाल। अब राजू लाल ने ध्वनि उत्पादन किया, राजू लाल ने ध्वनि का उत्पादन किया। राजू लाल तेजी से चिल्लाता है, कहता है कि राम भगवान मुझे बचा लो, कुछ भी कहता है, राम भगवान मुझे बचा लो। अब ये तेजी से चिल्लाता है भाई, क्या करता है? तेजी से चिल्लाता है। अब जब ये चिल्लाएगा ना, यहां से कहेगा बचा लो भाई, तो यहां से इसके मुख से क्या निकलेगी? ध्वनि निकलेगी। अब ये ध्वनि जा रही है, खूब तेजी से चिल्लाया ये, अब इसके मुख से निकली साउंड। क्या निकली? साउंड। तो ध्वनि जा रही है। अब ये जो ध्वनि जा रही कितनी रफ्तार से जा रही है बताओ? 332 मीटर बटा सेकंड। यस या नो? क्योंकि जो ध्वनि चलती वायु में उसकी चालें होती है भाई 332 मीटर बटे सेकंड। अब ये ध्वनि पहले गई पहाड़ी में, पहाड़ी से टकराई, फिर टकरा के इस राजू लाल के कान में घुस। यस या नो? तो ये जो फिर से कान में घुस रही है, इसका नाम है प्रतिध्वनि। यस या नो? तो प्रतिध्वनि का कारण क्या है? किसी भी इंसान को प्रतिध्वनि क्यों सुनाई देती? कारण, कौन सी घटना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रीजन क्या है? तो रीजन है ध्वनि का रीजन है परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन हुआ है। परावर्तन का मतलब ध्वनि आई, टकरा के फिर कानों में गई, तो पता चला यार वही शब्द दोबारा मेरे कान पे गिर रहा है, वही शब्द मेरे कान पर दोबारा गिर रहा है। तो ध्वनि का परावर्तन हुआ। क्या हुआ भाई? परावर्तन। यस या नो? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हुआ। क्या हुआ भाई? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का परावर्तन हुआ। देखिए रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन आपको कमेंट जरूर करना है, बताना जरूर है रिकॉर्डेड क्लास है, ये लाइव क्लास नहीं है। लेकिन आपको कमेंट करके बताइएगा कि कहां समझ में नहीं आया। जो भी नहीं होगा मैं डाउट के ऊपर अगली क्लास में वीडियो बना दूंगा, ठीक है? तो ध्वनि का परावर्तन होगा, उसकी वजह से मुझे प्रतिध्वनि सुनाई देगी। एक तो ये पॉइंट मुझे आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक? फिर एक प्रश्न बनता है कि भाई ये जो प्रतिध्वनि होती है ना, जैसे किसी इंसान ने बोला, आवाज दिया राम, तो राम जब आपने बोला तो आपके कानों पर ध्वनि का प्रभाव रहता है, कुछ समय तक वही शब्द गूंजा करता है कानों में। तो ध्वनि का प्रभाव, एक प्रश्न आता है, ध्वनि का प्रभाव, ध्वनि का प्रभाव मनुष्य के कान पर कितने समय तक रहता है? यानी साउंड का इफेक्ट हमारे कानों पर कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव मनुष्य के कान पर, मनुष्य के कान पर, मनुष्य के कान पर, कान पर भैया ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड। सेकंड तक रहता है, याद रख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे कानों पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है, ठीक है?
अब ये बात हो गई भाई, चलो अब इस पे प्रश्न क्या बन जाएगा, एग्जाम में के लायक का क्या है, एग्जाम के लायक तो पहला तो यही हो गया, प्रतिध्वनि क्या है, तो ये प्रतिध्वनि तो आप देखें, प्रतिध्वनि का कारण क्या है, ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का प्रभाव मनुष्य के कान पर कितने समय तक रहता है, 1/10 सेकंड तक रहता है। अब मान लीजिए जो राजू लाल खड़ा था, ये पहाड़ी से कितनी दूरी पर खड़ा है, डी दूरी, कितनी दूरी पर खड़ा है, ये डी दूरी पर खड़े होकर चिल्ला रहा है। यस, अब देखो चाल बराबर क्या होता है, हमने सूत्र पढ़ा है भाई, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो बताओ डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस मतलब दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, बड़ा आसान, चाल गुणा समय। यस, अब मुझे बताओ अगर वो प्रतिध्वनि सुनना चाहता है तो ध्वनि कितनी दूरी तय करेगी, भाई प्रतिध्वनि तो तभी सुनाई देगी ना जब यहां से ध्वनि पहले जाएगी, मान लो डी दूरी पे है, तो डी दूरी पे ध्वनि जाएगी, फिर टकरा के डी दूरी पर आएगी, तभी तो उसको प्रतिध्वनि सुनाई देगी। यानी प्रतिध्वनि सुनने के लिए टोटल ध्वनि कितनी दूरी तय करेगी, डी की 2D, 2D दूरी तय करेगी ना, 2D। अरे मान लो पहाड़ी से डी दूरी पर है, तो पहले डी दूरी ध्वनि जाएगी और फिर डी दूरी ध्वनि आएगी, तो उसके कानों से निकली और कानों में जब पहुंचेगी प्रतिध्वनि बनकर, तो टोटल दूरी कितनी तय हो जाएगी, 2D। कितनी चाल से चल रही थी वे, 132। कितना समय लगा, हाँ ध्वनि का प्रभाव मनुष्य के कान पर कितने समय तक, 1/10 सेकंड। यानी जैसे ही ध्वनि बोलेगा वो और उसके कानों में आएगी तो टोटल समय 1/10 सेकंड तक प्रभाव रहेगा। अब बता दो भाई, तो 2D बराबर कितना हो गया, ये 33.2 हो गया। अब 33.2 को 2 से भाग करोगे तो D बराबर लगभग आएगा 16.6 मीटर, या इसको अप्रॉक्स कितना कह सकते हो, 17 मीटर। तो आपका जो धमाकेदार क्वेश्चन बना, सबसे बढ़िया क्वेश्चन बना, वो यही है। प्रश्न ये बनता है भाई, प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न बनता है कि किसी इंसान को परावर्तक पृष्ठ से कितनी दूरी पर खड़े होना चाहिए कि वो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुन। तो वैसे जो क्लियर आ रहा है 16.6 आ रहा है, लगभग 17 मीटर की दूरी पर अगर हम पहाड़ी से खड़े होंगे तो मुझे बहुत अच्छी ध्वनि सुनाई देगी। कौन सी ध्वनि, प्रतिध्वनि। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मुझे 17 मीटर की दूरी पर खड़े होना पड़ेगा। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई है, नोट कर लो सभी लोग स्पीड के साथ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर, चलो बहुत बढ़िया भाई। चलिए आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट अगली हेडिंग डालो। ये आपका इतना डाटा है, अगला हेडिंग हमारा होगा साउंड वेव, ध्वनि तरंगे। अगर हम आपसे कहें ये ध्वनि ध्वनि चिल्ला रहे हैं, ध्वनि तरंगे क्या है, साउंड वेव क्या है, की क्या परिभाषा होगी, ध्वनि तरंगों की क्या परिभाषा, ध्वनि तरंगे, साउंड वेव क्या है, ध्वनि क्या है, तरंगे। वो मानसिक संवेदना, वो मानसिक, वो मानसिक संवेदना, वो मानसिक संवेदना जो हमारे कानों द्वारा प्रतीत होती है, कानों द्वारा प्रतीत होती है, फील करते हैं हम, प्रतीत करते हैं। वो मानसिक संवेदना जो हमारे कानों द्वारा प्रतीत होती, उसे साउंड वेव कहते हैं, साउंड वेव कहते हैं, ध्वनि तरंगे कहते हैं। सिंपल सा बात है, ध्वनि तरंगे हमारे कान ही तो फील करते हैं, जैसे कहीं से आवाज आ रही है
वो एक वेव के फॉर्म में आ रही है, ध्वनि तरंगों के फॉर्म में आ रही है, और हमारे कानों में घुस रही है, हमारे कान फील कर रहे हैं। कहीं भी साउंड होगा तो साउंड किस फॉर्म में आएगा? एक वेव के फॉर्म में आएगा, एक एनर्जी के फॉर्म में आएगा, और वो एनर्जी हमारे कानों में जा रही है, उसी को बोलते हैं ध्वनि तरंगे। अब ध्यान दो, और क्या इसमें समझने लायक है, पढ़ने लायक है। अब इसमें है टाइप्स ऑफ साउंड वेव, टाइप्स ऑफ साउंड वेव, टाइप्स ऑफ साउंड वेव, ध्वनि तरंगों के प्रकार, टाइप्स ऑफ साउंड वेव। ठीक, अब देखो ध्वनि तरंगों के प्रकार लिख लेंगे ना, इतना तो आपको आता ही होगा, इंग्लिश हिंदी ना। अब ये जो ध्वनि तरंगों के प्रकार हैं भाई, ध्यान दो, ध्वनि तरंगे तीन प्रकार की, कितने प्रकार की होती हैं? एक का नाम है, एक का नाम है श्रव्य तरंगे। क्या नाम है भाई? श्रव्य तरंगे, ऑडिबल वेव। और दूसरी वाली होती है अपश्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे। इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं? इंग्लिश में इनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक वेव कहते है ना। और एक होती है पराश्रव्य तरंग। क्या होती हैं भाई? पराश्रव्य तरंगे। इनसे छोटा मोटा क्वेश्चन निकल आता है। अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक तो वनडे एग्जाम में बड़ा महत्व है इनका। कोई भी एग्जाम दीजिएगा आप, एसएससी दीजिएगा, रेलवे दीजिएगा, पीसीएस दीजिएगा, एयरफोर्स दीजिएगा, सब में यहां से क्वेश्चन आता है। पूरी विज्ञान एक ही है, विज्ञान में कोई बंटवारा नहीं। बस ये हो सकता है कि क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा इधर उधर रहे, बट प्रश्न आपके उसी तरह बना करते हैं, थ्योरी वही रहती है। चलिए अब थोड़ा समझो, इनको ऑडिबल वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑडिबल। क्या है ये? ध्यान दो, जिनकी फ्रीक्वेंसी, जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, उन्हें श्रव्य तरंगे कहते हैं। यानी अगर 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में आवृत्ति है तो वो ऑडिबल वेव है, श्रव्य तरंगे। अब श्रव्य तरंगे हम लोग क्या करते हैं? इन्हीं को तो सुनते हैं। तो ध्यान देना, मनुष्य के कान, मनुष्य के कान इन्हीं तरंगों को सुनते हैं। ध्यान देना, मनुष्य के कान इन्हीं तरंगों को सुनते हैं, यानी मनुष्य इन्हीं तरंगों के अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए आगे देखो, अगला क्या प्रश्न बनेगा? अपश्रव्य तरंगे क्या होती हैं? अपश्रव्य तरंगे वे तरंगे होती हैं इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। अगर आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है तो समझ जाइए वो इंफ्रासोनिक। ठीक, अगर भाई आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो गई, क्या हो गई? 20 हर्ट्ज से ज्यादा हो गई, तो अपश्रव्य तरंगे हो, सॉरी पराश्रव्य तरंगे हो, कौन सी हो जाएंगी? पराश्रव्य तरंगे हो जाएंगी। ये तीन डिवीजन है, इनको आप जरूर नोट करिएगा, कंप्लीट करिएगा इसको। ठीक है, मनुष्य किन तरंगों के अंतर्गत आता है? श्रव्य। हम लोग 20 से 20,000 के बीच में सुनते हैं। अपश्रव्य तरंगे बहुत कम होती हैं, 20 हर्ट्ज से कम। ये कहां पर देखी जाती है? जब भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक के दौरान ये तरंगे उत्पन्न होती। भूकंप के दौरान याद रखिए, जब भी भूकंप आता है तो यही तरंगे उत्पन्न होती, बहुत कम इनकी आवृत्ति भूकंप के दौरान। पराश्रव्य तरंगों के अंतर्गत कौन आता है? इसके एग्जांपल लिखिए। तो भाई पराश्रव्य तरंगों के अंतर्गत एक तो आपका आता है डॉग, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, उल्लू, इन्हीं तरंगों के अंतर्गत आता है। तो कुछ जीव हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की तरंगे
सुनते हैं, उनके अंतर्गत आने वाले जीव कौन है? कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़। एक प्रश्न आता है, चमगादड़ को रात में भी दिखाई देता है, चमगादड़ रात में भी उड़ लेता है, तो चमगादड़ रात में उड़ना क्यों संभव हुआ उसके लिए? क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे के अंतर्गत आता है, उसके शरीर से पराश्रव्य तरंगे निकलती और पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से वो रास्ते को जान जाता है। जैसे मान लीजिए कोई चमगादड़ बैठा हुआ है, तो उसके शरीर से पराश्रव्य तरंगे निकल रही हैं। अब पराश्रव्य तरंगे निकल के गई और आगे मान लो दीवार है, तो टकरा गई और टकरा के फिर उसके शरीर पर पड़ जाएंगी, तो उसे पता चल जाएगा आगे ना जाओ भाई, आगे दीवार है। तो जहां जहां से वो परावर्तित होकर आती रहती है पराश्रव्य तरंगे, उसे पता चलता रहता है कि भाई यहां पर ये है, और जहां से टकरा के नहीं आती उसे अनुमान लग जाता है कि यहां से तरंग टकरा के नहीं आई है, तो इसका मतलब यहां रास्ता है। तो पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से चमगादड़ रात में उड़ लेता है, ठीक, चल लेता है, उड़ लेता है। और पराश्रव्य तरंगों के क्या उपयोग हैं जरा समझिएगा। पराश्रव्य तरंगों के काफी काम हैं। यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य तरंगों के उपयोग। तो भाई पराश्रव्य तरंगों का क्या उपयोग है जरा? एक तो इसका उपयोग है समुद्र की गहराई मापने में, समुद्र की गहराई, गहराई मापने में, यानी समुद्र, समुद्र कितना गहरा है उसकी डेप्थ हम पता कर लेते हैं। कैसे? हम पराश्रव्य तरंगों को भेज देते हैं और वो फिर टकरा के वापस फिर आ जाती हैं, तो ये देख लेते हैं कि कितने समय में आई है। तो मान लीजिए 9 बजे मैंने पराश्रव्य तरंगे भेजा, 9:15 पे आ गई, तो हमें पता चला कि 15 मिनट में ये मतलब 15 मिनट में गई भी और आ भी गई। और चाल पता होती, समय पता हो जाता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक। तो समुद्र की गहराई के मापन में, उसके बाद दूर संचार क्षेत्र में या संकेत भेजने में कह सकते हैं, तो संकेत भेजे जाते हैं ना, मैसेज, एक हेडक्वार्टर से दूसरे हेडक्वार्टर, संकेत भेजने में, मैसेज भेजने में। सोनार, सोनार का जानते हैं? सोनार, सोनार है ना इंस्ट्रूमेंट। सोनार क्या करता है? समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाता है, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता सोनार लगाता है। तो जो सोनार यंत्र है उसमें ये तरंगे भेजी जाती हैं, वही ढूंढ ढांड के चला, बेसिकली तरंगे भेजी जाती हैं और टकरा के फिर आ जाती हैं, तो पता चल जाता है इतनी डिस्टेंस से टकरा के आई हैं। समय पता होता है, स्पीड पता होता है, कितनी स्पीड से मैंने पराश्रव्य तरंगे भेजी हैं, और टाइम पता चल गया, तो चाल बराबर दूरी बटा समय से डिस्टेंस आ जाती, लोकेशन आ जाती, पता चल जाती ऑब्जेक्ट यहां है, इतनी गहराई पे है, ठीक है। और इनका कहां प्रयोग होता है? तो भाई इनका प्रयोग और कहां होता है? हैदोमीटर में। हैदोमीटर क्या है? हैदोमीटर एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम समुद्र की गहराई मापते हैं। तो हैदोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है ना, उसमें पराश्रव्य तरंगे ही भेज के पता किया जाता है। कंफर्म? तो आप नोट कर लीजिए, ठीक, नोट करें। चलिए, नोट हो गया सभी का। अगली हेडिंग डालो, ध्वनि के लक्षण, प्रॉपर्टीज या लक्षण। हेडिंग है ध्वनि के लक्षण। हेडिंग डालो ध्वनि के लक्षण। ध्वनि के लक्षण, ध्यान दो, ध्वनि के लक्षणों में कई लक्षण हैं, उनकी कई प्रॉपर्टी हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे इसमें, सबसे पहला है
ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता। जैसे सभी लोग भाई नोट्स बनाइएगा। लाउडनेस, प्रबलता, लाउडनेस ऑफ साउंड। दूसरा है तारत, पिच। फिर है गुणता, क्वालिटी। इनका क्या मतलब है जरा समझो, एक एक लाइन के मतलब है इनके। ध्वनि की प्रबलता, प्रबलता मतलब प्रबलता मतलब ध्वनि का, साउंड का, साउंड का जोर, मंद या तीव्र होना, मंद या तीव्र होना। यानी आप जान जाते हैं ना, बहुत जोर ध्वनि है भाई, बहुत धीरे धीरे बोलो, बहुत जोर बोल रहे हो, तो बहुत जोर बोल रहे हो, बहुत धीरे बोल रहे हो, ये ध्वनि की प्रबलता है। तो ध्वनि का वो लक्षण जिससे हम अनुमान लगा लेते हैं बहुत जोर ध्वनि, बहुत कम सुनाई दे रहा है, तो ये प्रबलता है। ठीक, इसका यूनिट क्या होगा, का मात्रक क्या होगा भाई? तो ध्वनि की प्रबलता का मात्रक होता है डेसिबल। क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक होता है डेसिबल। बस इसमें 2 पॉइंट बने। चलो आगे देखो, इसमें क्या बनेगा नेक्स्ट वाले में। तारत्व, तारत्व से हम क्या पता करते हैं? तारत्व से पता करते हैं कि ध्वनि जो बोली जा रही है, जो हम बोल रहे हैं, ये बहुत भारी आवाज है कि बहुत हल्की आवाज है, यानी पतली आवाज है या मोटी आवाज। मोटी आवाज, बहुत लोगों की बहुत मोटी आवाज होती है, तो लगता है कुछ गटई में फंसा है। मोटी आवाज है क्या? पतली आवाज, श्रिल साउंड है क्या? ग्रीव साउंड है। तो आवाज का मोटी होना या पतली होना ही क्या कहलाता है? ध्वनि का तारत्व कहलाता है। ठीक, ये इसका लक्षण है। अब ध्यान दो, एक कॉन्सेप्ट है, कि जो आपका कॉन्सेप्ट, एक शब्द है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति सुना है ना, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, किसी भी ध्वनि की आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी, आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी, वो साउंड उतनी ही पतली होगी। याद रखना, उतनी ही क्या होगी? ध्वनि पतली होगी। आदमी नहीं पतला होगा, आदमी पतला नहीं होगा, उनकी आवाज से उसके शरीर का मतलब नहीं। हमने कहा कि अगर आवृत्ति ज्यादा है तो समझ जाना ध्वनि बहुत पतली है, या ध्वनि बहुत पतली है तो समझ जाना आवृत्ति बहुत ज्यादा है। अब जैसे हम बात करें कि आवृत्ति किसकी ज्यादा होती, पुरुषों का कि महिलाओं का, तो आप जानते हैं महिलाओं की आवाज तो पतली होती है। महिला बोल रही हो, एक पुरुष बोल रहा हो, तो महिला की आवाज पतली है और पुरुष की आवाज क्या है? मोटी। तो इसका मतलब जो महिला है उसकी आवाज पतली है, तो महिलाओं की आवृत्ति क्या होगी? ज्यादा होगी। आवृत्ति क्या होगी? ज्यादा होगी। आवृत्ति ज्यादा होने का मतलब, जब आवाज पतली है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब वो आवाज तेजी से भाग रही है, 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। यानी महिलाओं की आवाज 1 सेकंड में ज्यादा चक्कर लगा लेगी और पुरुषों की आवाज कम। इसीलिए अगर महिला पुरुष में लड़ाई हो रही तो दूर तक आवाज कौन जाती है? महिलाओं की आवाज दूर तक, पूरा गांव समझ जाएगा कि लड़ाई हुई है। ठीक, यही है, क्योंकि आवृत्ति ज्यादा है। पुरुष, पुरुष की आवृत्ति कम है, आवृत्ति कम है, तो जाहिर सी बात है, आवाज मोटी है तो आवृत्ति क्या है? कम। और आवृत्ति कम है तो क्या? आवृत्ति कम होती, कम है तो ये आवाज क्या है? चलेगी, लेकिन धीरे धीरे चलेगी, 1 सेकंड में कम चक्कर लगाएगी, इसका मतलब ये। ठीक, और आवृत्ति कम होगी तो स्पीड ऑफ साउंड भी कम होगी, है ना? पी बराबर एन लैम्डा। चलो, वहां से ये जो लॉजिक हम बना सकते हैं। अब तारत्व का मतलब होता है आवाज का मोटी होना या पतली होना। ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिएगा,
ये जो तारत्व होता है ना, तारत्व, पिच, ये आवृत्ति पर निर्भर करता है, और आवृत्ति के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो पिच होता है, पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी आवृत्ति ज्यादा तो तारत्व ज्यादा। अब मुझे बताओ, पुरुषों का तारत्व ज्यादा होगा कि महिलाओं का? महिलाओं का तारत्व ज्यादा होगा, क्योंकि महिलाओं की आवृत्ति ज्यादा। आवृत्ति क्यों ज्यादा? क्योंकि आवाज पतली, तो महिलाओं की आवृत्ति ज्यादा, तो महिलाओं का तारत्व ज्यादा। क्वेश्चन आ चुका है। अगर हम आपसे कहें कि एक शेर दहाड़ रहा है और एक रूम में मच्छर भिनभिना रहे हैं, तो मच्छर के भिनभिनाने का तारत्व ज्यादा होगा, पिच ज्यादा होगा, या शेर के दहाड़ने का ज्यादा होगा? तो मच्छर की आवाज भिनभिनाते रहते हैं, आवाज पतली हो, आवृत्ति बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब मच्छरों के भिनभिनाने का तारत्व ज्यादा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपके बन जाएंगे, तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात पे आ जाओ। नेक्स्ट बात क्या है? उड़ता। उड़ता क्या कहता है? उड़ता क्या कहता है भाई? उड़ता क्या है? ध्वनि का वो लक्षण है, ध्वनि का वो लक्षण है ध्वनि का वो लक्षण है जिससे हम दो समान ध्वनियों में, दो समान ध्वनियों में अंतर स्पष्ट करते हैं। क्या करते हैं भाई? अंतर स्पष्ट करते हैं। से हम दो समान ध्वनियों में अंतर स्पष्ट करते हैं। उड़ता ध्वनि का वो लक्षण है जिससे हम दो समान ध्वनियों में अंतर स्पष्ट करते हैं। जैसे हम जान जाते हैं कि एक रूम में बिल्ली रो रही है, दूसरे रूम में छोटा बच्चा रो रहा है, आप अनुमान लगा ले जाते हो कि ये बिल्ली के रोने की आवाज, ये छोटे बच्चे के रोने की आवाज है। तो दो समान ध्वनियों में जो आपने अंतर स्पष्ट किया, इसका नाम है उड़ता। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। नोट हो गया सभी का? चलिए, ये नोट हो गया होगा। अगली हेडिंग डालो, तरंग की तीव्रता या ध्वनि की। ध्वनि एक तरंग ही तो है। ध्वनि की तीव्रता या तरंग की तीव्रता लिख लो। ठीक, चलो। इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव भाई, इंटेंसिटी ऑफ वेव, तरंग की तीव्रता क्या है? तरंग की, तरंग की तीव्रता। देखो, तरंग की तीव्रता से हम क्या समझते, समझो। देखो, जहां भी वर्ड आए तीव्रता, तो दिमाग में बैठा लेना, तीव्रता का मतलब ऊर्जा से हो, ये होता है एनर्जी। आपके दिमाग में ये शब्द बैठ जाना चाहिए। जहां भी वर्ड आए तीव्रता, तो तीव्रता का मतलब हमेशा एनर्जी से हो। अब मुझे बताओ, अगर कोई तरंग जा रही किसी माध्यम में, इस तरह, अगर किसी मीडियम में वेव जा रही है ऐसे, ये मान लो माध्यम है, वायु है, कहीं भी कुछ भी है, वायु है, पानी है, कुछ, तो ये मीडियम है। ये क्या है? मीडियम। हमने ये मीडियम ले ली। इस मीडियम में ये तरंग जा रही थी। क्या जा रही थी? तरंग। ये वेव जा रही है, तरंग जा रही है। अगर तरंग जा रही है तो तरंग के पास क्या होती है? बोलो, एनर्जी होती है कि नहीं होती? हमने बताया था आपको, तरंग जा रही है तो तरंग के पास ऊर्जा होता है। तरंग के पास ऊर्जा क्यों होता है? क्योंकि तरंग भाग रही है, गति है, तो गतिज ऊर्जा होगी। तो जब कोई तरंग किसी मीडियम में जा रही है, माध्यम है, माध्यम हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, कुछ भी, तो जब तरंग किसी माध्यम में जाती है तो उसके पास ऊर्जा होती है। ठीक, अब ये ऊर्जा भी तो भाग रही है, ये ऊर्जा भी तो भाग रही है। अब ये जो ऊर्जा भाग रही है, इसी ऊर्जा को डिफाइन किया गया है तीव्रता के टर्म में। ठीक, ये जो ऊर्जा जा रही है माध्यम में, इस ऊर्जा को देखा जाए एकांक क्षेत्रफल से। ठीक, यूनिट एरिया, दो शब्द हैं, यूनिट एरिया।
यूनिट एरिया एंड यूनिट सेकंड। अब सुन लो क्या है, किसी माध्यम में जब तरंग जा रही होती है तो उसके पास ऊर्जा होती है। अब वो ऊर्जा माध्यम के एकांक क्षेत्रफल में कितनी है और प्रति सेकंड कितनी जा रही है, उसी ऊर्जा का नाम है तरंगित। मतलब यूं समझो, माध्यम बहुत बड़ा है, मान लो माध्यम का क्षेत्रफल है 100 मीटर स्क्वायर। अब उस 100 मीटर स्क्वायर में पूरी ऊर्जा जा रही है 100 जूल। ठीक, तो मुझे 100 जूल से मतलब नहीं है, उस माध्यम में जो ऊर्जा जा रही है 100 जूल, उस माध्यम के एकांक क्षेत्रफल में कितनी जा रही है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में कितनी ऊर्जा जा रही है और यूनिट सेकंड में कितनी जा रही है, पर सेकंड में कितनी जा रही है, उसी का नाम है तरंग की तीव्रता। यानी आप क्या लिख सकते हैं, किसी माध्यम में, किसी माध्यम में, किसी मीडियम में तरंग संचरण, तरंग संचरण वेव का जो प्रोपोगेशन हो रहा है, तरंग का जो संचरण हो रहा है, किसी माध्यम में तरंग संचरण के लंबवत, तरंग संचरण के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से, प्रति एकांक, प्रति एकांक क्षेत्रफल से, यूनिट एरिया से, प्रति सेकंड, एवरी सेकंड, यूनिट सेकंड, प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा को, जो एवरी सेकंड एनर्जी फ्लो हो रही है, प्रवाहित को क्या कहते हैं, तरंग की, तरंग की तीव्रता कहते हैं। यस, यही आपको पढ़ना है, इंटेंसिटी ऑफ वेव, यही है, राइट। इसका फॉर्मूला भी याद कर लो, ये फॉर्मूले से भी क्वेश्चन बना हुआ है। तरंग की तीव्रता को आई से डिनोट करते हैं, आई बराबर सूत्र है 2 पाई स्क्वायर यानी स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। अगर पूरा सूत्र नहीं याद कर पाना तो बस दो बातें जरूर याद रखना कि भाई जो तरंग की तीव्रता आपको दिख रही है ना, तरंग की तीव्रता आई आयाम से किस प्रकार निर्भर है, ए स्क्वायर। तरंग की तीव्रता आयाम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, और आवृत्ति पर किस प्रकार निर्भर है, एन स्क्वायर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बनता है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है, किसी तरंग की तीव्रता उसके आयाम से किस प्रकार निर्भर है, तो किसी तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो और आवृत्ति के भी वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो, दोनों के साथ इसका डायरेक्टली रिलेशन है। फिर एक क्वेश्चन बनेगा कि भाई इसका मात्रक बता दो, तो यूनिट क्या हो जाएगा जरा बताओ, मात्रक क्या हो। देखो, तरंग की तीव्रता एक ऊर्जा है, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। तीव्रता एक प्रकार की ऊर्जा है और ये ऊर्जा एकांक क्षेत्रफल में देखी जाती है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर से भाग कर दो, और प्रति सेकंड देखी जाती तो भाग कर दो। तरंग की तीव्रता एक ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक जूल, और ये ऊर्जा प्रति एकांक क्षेत्रफल से देखी जाती है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से भाग कर दो, क्योंकि प्रति क्षेत्रफल में, प्रति सेकंड, सेकंड से भाग कर दो। अब मुझे बताओ जूल बटा सेकंड को क्या कहते हैं आप, वाट, वाट, वाट बटा मीटर स्क्वायर। यानी जब भी तीव्रता वर्ड आएगा, जब भी तरंग की तीव्रता वर्ड आएगा, उसका मात्रक होगा वॉट बटा मीटर स्क्वायर। तरंग की तीव्रता मतलब ऊर्जा। तरंग की तीव्रता, दो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आप देखिएगा पूछे गए हैं। तरंग की तीव्रता आयाम पर किस प्रकार निर्भर है और आवृत्ति पर किस प्रकार निर्भर है। ठीक, सभी का हो गया, चलिए नोट कर लें, कंफर्म कर लो एक बार, सभी लोग नोट हो गया ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ये नोट हो गया होगा आपका। नेक्स्ट, आगे देखो, नहीं हेडिंग, कोई बात नहीं हेडिंग, क्या पढ़, बस ये लास्ट होगा आपका, तरंग खत्म, ठीक है, तरंग खत्म, बस लास्ट हेडिंग है, उसके बाद तरंग फिनिश, आपका वेव फिनिश, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगली क्लास, ठीक है। एक शब्द है आपका प्रतिध्वनि, पराध्वनिक, पराध्वनिक,
पराध्वनिक। अब भाई ये पराध्वनिक विमान क्या है समझो। पराध्वनिक विमान मतलब जो उड़ते हैं, चलते हैं, भागते हैं, ये विमान है। विमान मतलब चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, भाग ये विमान। लेकिन एक शब्द लगा है अल्ट्रासोनिक, पराध्वनिक विमान। तो ध्यान दो, ऐसे विमान, मान लो ये कोई विमान है, कोई विमान है, ये विमान है मान लो। अब ये विमान है, लेकिन अगर ये 332 मीटर बटा सेकंड की चाल से ज्यादा चाल से चलने, चाल जो है अगर इसकी चाल 332 से कम है, स्पीड अगर 332 से कम है तो वो विमान है। लेकिन अगर 332 मतलब 332 किसकी चाल होती है? वायु में ध्वनि की। मतलब भाई अगर वायु में जो ध्वनि की चाल होती है, वायु में ध्वनि की चाल, तो अगर वायु में ध्वनि की चाल से ज्यादा चाल से चलने लगे, 332 मीटर बटा सेकंड की स्पीड से ज्यादा चलने लगे, तो इसी विमान का नाम क्या हो जाएगा? इसी विमान को हम बोल देते हैं पराध्वनिक। कंफर्म? ओके, पराध्वनिक विमान बोलेंगे। अब बात आती है कि पराध्वनिक विमान चल रहा है तो इसकी चाल को कैसे रिप्रेजेंट किया। तो ध्यान दो, इसकी चाल को मैक संख्या से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एक नंबर यूज होता है, माक नंबर, मैक संख्या। पराध्वनिक चाल को मैक संख्या से रिप्रेजेंट करते हैं, मैक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। मैक संख्या, पराध्वनिक चाल। तो मैक संख्या बराबर क्या होता है? तो याद कर लो, मैक संख्या बराबर, इंपॉर्टेंट है, मैक संख्या बराबर पराध्वनिक विमान की चाल, पराध्वनिक पिंड की चाल, पराध्वनिक विमान की चाल, ठीक है, बटे वायु में ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल। इन दोनों के अनुपात को बोलते हैं मैक नंबर। अब ध्यान दो, जितने भी फाइटर प्लेन होते हैं, पराध्वनिक विमान होते हैं, उनमें मैक नंबर ही लिखा होता है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी कंसीडर करना है? 332 मीटर बटा सेकंड। अब जैसे आप कोई भी विमान देखोगे जो ठीक ठाक विमान होगा, लड़ाकू विमान होगा, मान लो कोई विमान है ये, और इसमें मान लो लिखा है, मैं इसमें ऐसे लिखा रहता है, रीडिंग में लिखा रहता है 3 मैक नंबर, ऐसा लिखा है 3 मैक नंबर, ऐसे लिखा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो विमान है इसमें 3 जो लिखा है, 3 क्या इंडिकेट कर रहा है? 3 मैक संख्या को इंडिकेट कर रहा है। और 3 अगर मैक संख्या हो गई तो इसकी चाल कितनी हो गई बताइए? पराध्वनिक विमान की चाल कितनी हो गई? यहां 3 रख दो और 3 को 232 से गुणा कर दो, तो पराध्वनिक विमान की चाल कितनी आएगी? 3 गुणे 332, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 6, 9, यानी 996 मीटर बटा सेकंड। यानी काफी तेज रफ्तार से ये विमान चले, 996 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा ये पराध्वनिक विमान। ये बता रहा है मैक नंबर। 4 कह दिया मतलब 332 के 4 गुने से चलेगा। यस या नो? अब ध्यान दो, होता क्या है आगे, इसमें एक बात और समझो। जैसे जैसे कोई ये पराध्वनिक विमान जैसे जा रहा है, ठीक, ये इधर की ओर जा रहा है, पराध्वनिक विमान इधर जा रहा है। तो ये जब पराध्वनिक विमान चलते हैं तो इनकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है ही, ये अपने पीछे कुछ तरंगे छोड़ते हैं, और ये तरंगे बिल्कुल कोनिक सेक्शन के फॉर्म में चलती हैं, यानी कह सकते हैं शंकु का आकार बनाते हुए चलती। तो जब कोई पराध्वनिक विमान चलता है तो इतनी स्पीड ज्यादा होती है कि वो एक तरह की वेव क्रिएट करता है। तो अगर ये इधर जा रहा है तो अपने पीछे शंकुआकार आकृति में ये तरंगे छोड़ता है। ये वेव हैं, क्या हैं? तरंगे, वेव्स हैं। और इन तरंगों को बोलते हैं टॉक्स वेव। क्या बोलते हैं भाई? टॉक्स वेव, प्रघाती तरंगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रघाती तरंग। प्रश्न कई बार बना है, प्रघाती तरंगे कौन उत्पन्न करते हैं? पराध्वनिक विमान उत्पन्न करते हैं, आपके प्रघाती तरंगे। ठीक है, तो प्रघाती तरंगे ये तरंगे होती हैं, और ये इतनी खतरनाक होती हैं कि अगर ये विमान
तो आपके पराध्वनिक विमान हैं, अगर ये किसी महल के बगल से गुजर जाएं तो महल में अगर कांच लगा है खिड़कियों में तो कांच टूट जाता है, क्योंकि बड़ी स्पीड होती है, कांच को तोड़ देती है तरंगें। एक तो ये डाटा इनके ये पर्याप्त हो गया। ठीक, आगे देखो इसमें क्या पूछा जाता है। अगर मैक नंबर का मान, अगर मैक संख्या का मान, अगर भाई मैक संख्या का मान 1 से 5 के बीच में, 1 से बड़ा 5 से छोटा, ठीक, और अगर मैक नंबर का मान, मैक संख्या का मान, अगर मैक संख्या का मान 5 से ज्यादा है, देखो मैक संख्या 1 का मतलब चाल 332, तब वो पराध्वनिक नहीं, नॉर्मल विमान। जब 1 से ज्यादा होगा तभी तो पराध्वनिक विमान की चाल 332 से ज्यादा होगी। तो अगर 1 से 5 के बीच में है तो हम विमान को क्या कहते हैं? तो जो विमान होगा उसका नाम होता है पराध्वनिक विमान। विमान को बोलेंगे हम पराध्वनिक। क्या बोलेंगे भाई? पराध्वनिक विमान, पराध्वनिक विमान। और अगर 5 से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे अति पराध्वनिक, अति पराध्वनिक विमान। ठीक, ये 2 पॉइंट आपको दिमाग में छाप लेने, कंफर्म। तो इसको बोलेंगे हम अति पराध्वनिक। कंफर्म हुआ सभी को? नोट कर लो। चलिए लास्ट हेडिंग डालो, उसके बाद लास्ट हेडिंग खत्म। डॉपलर प्रभाव। कौन सी हेडिंग है? डॉपलर प्रभाव। बस थ्योरी जान लो, और आपके सिलेबस में नहीं। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव। अभी भाई डॉपलर प्रभाव ध्यान दो। डॉपलर प्रभाव जैसे मान लो ये सोर्स है, सोर्स यानी स्रोत, स्रोत है, और ये है श्रोता, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, श्रोता। जब स्रोत और श्रोता के बीच, जब स्रोत और श्रोता के बीच, इन दोनों के बीच आपेक्षिक गति हो, आपेक्षिक बड़ा इंपॉर्टेंट। जब ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। जब आपेक्षिक, आपेक्षिक का मतलब रिलेटिव मोशन, और रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है? रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है? समय के साथ दूरी, समय के साथ टाइम जैसे जैसे भी वैसे वैसे दूरी में परिवर्तन, समय के साथ डिस्टेंस चेंज, समय के साथ दूरी में जब परिवर्तन होता है दो वस्तुओं, तो उसकी ऐसी गति को बोलते हैं आपेक्षिक। ठीक, अब जैसे आप लॉजिक लगाओ, आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हो, तो आप जब प्लेटफॉर्म पर खड़े हो और आपकी ओर ट्रेन आ रही है, क्या आ रही है? ट्रेन। तो आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, ट्रेन आपकी ओर आ रही है, तो आपके बीच और ट्रेन के बीच क्या दूरी में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ? तो ये कौन सी गति होगी? आपेक्षिक गति। यानी आपके बीच और ट्रेन के बीच जो गति होगी इसका नाम होगा आपेक्षिक गति, क्योंकि समय के साथ दूरी में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो समय के साथ दूरी में परिवर्तन होना चाहिए। अब जैसे मान लो एक वस्तु यहां है और एक वस्तु यहां है, अभी ये दोनों वस्तुएं रेस्ट में, तो क्या अपेक्षित गति हो रही है? यहां अपेक्षित गति नहीं हो रही है, तो यहां डॉपलर लागू नहीं हो। ठीक, मान लो एक वस्तु यहां है इधर और एक वस्तु इधर, ये वस्तु इधर जा रही है 40 की रफ्तार से, और ये वस्तु एक इधर भाग गई 50 की रफ्तार से, तो डॉपलर प्रभाव तो यहां लागू होगा ना। मान लो आदमी इधर दौड़ रहा है, ट्रेन इधर भाग रही है, तो डॉपलर प्रभाव लागू होगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए ये ट्रेन है, ये क्या है? ट्रेन, और ये कोई आदमी खड़ा था प्लेटफॉर्म पर,
ट्रेन और आदमी दोनों बिल्कुल करेक्ट 9 बजे चलना प्रारंभ करें, भागना प्रारंभ करें, और दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं। मान लो ट्रेन चलती है 40 की रफ्तार से मीटर बटा सेकंड, और आदमी ठीक उसी समय उसी दिशा में भाग रहा है 40 मीटर बटा सेकंड। आप बताओ क्या ये आपेक्षिक गति है? भाई अब तो आप देखो अगर गौर से, तो क्या समय के साथ दूरी में परिवर्तन हो रहा है? तो समय के साथ दूरी में अब परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, क्योंकि दोनों एक टाइम पर स्टार्ट करते हैं चलना और एक ही दिशा में भागते हैं और दोनों का वेग बराबर है। तो अब इनके बीच जो ये डिस्टेंस है ये चेंज नहीं। अगर ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है तो ये आपकी आपेक्षिक गति नहीं है। अगर आपेक्षिक गति नहीं है तो ये डॉपलर प्रभाव नहीं है, यहाँ पे डॉपलर प्रभाव की घटना लागू नहीं। ठीक, अब डॉपलर प्रभाव क्या है? पहली बात तो हमने ये देखा कि डॉपलर प्रभाव तभी लागू होगा जब आपेक्षिक गति हो। किसके बीच? जो ध्वनि उत्पन्न करे और दूसरा जो ध्वनि सुने, दोनों के बीच। ठीक है, तो यहां पर होता क्या है, जब आपकी ओर ट्रेन आती है तो आपको बढ़ी हुई आवाज सुनाई देती है, बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, तो यही है डॉपलर प्रभाव। मान लीजिए ट्रेन ट्रेन ने उत्पन्न किया 500 हर्ट्ज। ट्रेन ने, इंजन का ट्रेन जो है वो, जो ट्रेन आवाज उत्पन्न कर रहा है, कितनी उत्पन्न कर रहा है? मान लो 500 हर्ट्ज। तो ट्रेन ने जो आवाज उत्पन्न करी, ट्रेन के 500 हर्ट्ज की आवाज उत्पन्न, अब आवाज उत्पन्न करी 500 हर्ट्ज, लेकिन जब वो आपकी ओर आएगा तो आवाज बढ़ती जाएगी, और जब आपसे दूर जाएगा तो आवाज घटती जाएगी। तो ये जो आवाज घट बढ़ रही है ना, इसी घटना का नाम है डॉपलर प्रभाव। और ये आवाज का घटना बढ़ना तभी हो सकता है जब कौन सी गति हो? आपकी कौन सी गति हो? आपेक्षिक गति। ठीक, इसी घटना को बोलते हैं डॉपलर प्रभाव। कंफर्म सभी को? बताइए, डाटा क्लियर है सभी को? चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं।